हम इस वक्त सतह समंदर से 9,186 फुट की बुलंदी पर वाक़ थजवस ग्लेशियर्स के पास खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्लेशियर्स या बर्फ़ज़ार शफाफ नीले आसमान के नीचे एक पुरअसर चांदी के ढेर का मंजर पेश करते हैं। लेकिन बर्फ़ की इन तहों ने अपने अंदर कई और रंग भी छुपाए रखे हैं, जबकि इन पहाड़ियों में मशहूर कुन या आकर्षक खूबसूरती का नशा छाया हुआ है। ये पूरा इलाका सोनमर्ग कहलाता है, जो फितरत के दिलफरेब रंगों की जादू नगरी लगती है। लेकिन कश्मीर समेत हिमालयाई खत्ते के बर्फ़ज़ार या ग्लेशियर्स तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। माहिरीन इसकी वजह आब हवा में तब्दीली, दर्जे हरारत में इजाफा और मौसमी सरमा में कम बर्फबारी बता रहे हैं। प्राइमरली अगर आप देखेंगे ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, ये बॉडी ऑफ आइस होती है, ठीक है ना। तो ये जो मेल्ट हो रहा है इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, या जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं गर्मी पिछले 3-4 दिहाइयों से, उसकी वजह से। लेकिन अगर आप इस साल या ऐसे ही कुछ एनॉर्मस ईयर्स हैं देखेंगे जिनमें ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गए, उसमें प्राइम रीज़न है हमारा एक सीज़न होता है जिसको हम बोलते हैं विंटर्स में। विंटर्स का एक सब सीज़न होता है, severest part of winter, which is Chilai Kalan, lasting from something like 20th December to end of January। तो उस पीरियड में हमारा स्नोफॉल हुआ ही नहीं इन ग्लेशियर्स पे। तो वो स्नोफॉल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उस वक्त फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं, और जब स्नोफॉल इन ग्लेशियर्स पे पड़ती है वो रिक्रिस्टलाइज होता है और हार्डर सरफेस बन जाती है। लेकिन उसके बाद आई मीन से इफ़ यू लुक इनटू फेब एंड मार्च, वहाँ पे हमने स्नोफॉल कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो स्नोफॉल ज़्यादा देर तक उन लैंडस्केप्स पे नहीं रहा, वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो गया, बिकॉज उसको वो रिक्रिस्टलाइजेशन या कम्पैक्टनेस होने का चांस ही नहीं मिला। और हमारे पास इस साल की भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ग्लेशियर्स बहुत ही अलार्मिंगली पेस पे मेल्ट हो रहे हैं। चाहे वो थाजवास की बात कहें, चाहे वो कोलाही ग्लेशियर की बात कहें, जो भी हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मॉनिटर कर रहे हैं, या लद्दाख के भी ग्लेशियर्स को जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, हर किसी जगह पे आई मीन से देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड आइस लॉस एज फार एज ग्लेशियर हेल्थ इज कंसर्न। मैं यहाँ पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ, और तालिब इल्मी के ज़माने में जून 1976 में जब मैं यहाँ आया था, तो ये जो ग्लेशियर, ये जो ऊपर एक टुकड़ा नज़र आ रहा है, ये ग्लेशियर पूरा इस इलाके पे फैला हुआ था और यहाँ तक था। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना पिघल चुका है और ये भी थोड़ा सा रह गया है। लेकिन थजवस और कश्मीर के चंद दूसरे बर्फज़ारों की तेज़ी के साथ सुकड़ने की एक और वजह इनके पास ओवर क्राउडिंग या लोगों की बढ़ती हुई भीड़ है। यहाँ गर्मियों के मौसम में तकरीबन हर रोज़ मकामी और बैरूनी सैलानियों का हजूम नज़र आता है। इन सैलानियों की ये सैर व तफरी उनकी खुशी को तो दोबाला कर देती हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी इन ग्लेशियर्स के लिए खतरात को बढ़ा देती है। भीड़ रहती है यहाँ जून जुलाई में, उस टाइम बात ही मत करो लोगों की, यहाँ पूरा फुल होता है टूरिस्ट। फिर बाद में सितंबर अक्टूबर में होता है भीड़। थोड़ा सा गर्मी की वजह से भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मे बी आफ्टर 3-4 months again it will be coming back to what it was before, how it was looking, the way the Kashmir looks. से क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। हमारे पास लद्दाख में कुछ ग्लेशियर्स हैं विच आर वेरी क्लोज टू रोड, तो उससे क्या होगा कि आपके ऑटोमोबाइल इमिशंस वहाँ से रिलीज़ होते हैं, एंड इफ़ दोज ऑटोमोबाइल इमिशंस गेट डिपॉजिटेड ऑन द ग्लेशियर सरफेसेस, तो जब ये ऑटोमोबाइल इमिशंस या पोल्यूटेंट्स इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उनकी सरफेस ब्लैकन हो जाती है, तो उसमें हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटी उस ग्लेशियर में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो मेल्ट हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम एडवेंचर टूरिज्म को बेतहाशा आई मीन से प्रमोट करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोग उन ग्लेशियर्स के नज़दीक जाएंगे या ग्लेशियर एनवायरनमेंट्स में रहेंगे, तो उसमें भी खदशा है कि आई मीन से ग्लेशियर मेल्ट हो सकता है। अगर आप सिस्टम में अगर आप देखोगे कोलाही ग्लेशियर या कोई भी ग्लेशियर अगर आप देखोगे 20 साल पहले, आई मीन से हार्डली देयर यूज्ड टू बी पीपल हु यूज्ड टू विजिट दोज ग्लेशियर्स। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे या पिछले 10 साल में अगर आप ट्रेंड देखेंगे, बहुत सारे लोग जो पिकनिक्स नहीं जाते हैं उन्हीं एडवेंचर टू आई मीन से स्पॉट्स पे जाते हैं, जिससे आई मीन से नॉट ओनली वेस्ट पोल्यूशन होता है, बट एट द सेम टाइम एम्बियंट टेम्परेचर्स जो उस एनवायरनमेंट में है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो भी ग्लेशियर को मेल्ट कर सकते हैं। वी हैव मोर देन 12,000 ग्लेशियर्स जो हमने स्टडी भी किए हैं, विच हैव बीन मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग पेस। तो ऑब्वियसली चाहे हाइड्रो पावर हो, चाहे इरीगेशन हो, चाहे हमारा टूरिज्म सेक्टर हो, दे ऑल आर गोइंग टू फेस द ब्रंट आई मीन से इन लाइट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट एंड ग्लेशियर मेल्ट सिनेरियो। विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि इन ग्लेशियर्स के तेजी के साथ पिघलने के कारण भविष्य में एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो इस क्षेत्र के पर्यावरण के साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव डालेगी।
हिमालय की बात भी करेंगे या कश्मीर की रीजन भी बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ज़राअत जो हमारा है, एग्रीकल्चर, इरिगेटेड एग्रीकल्चर, स्पेशली राइस जो हमारे पास है, तो उसका जो सारा पानी आता है वो एक्चुअली स्नो मेल्ट या ग्लेशियर मेल्ट से ही आता है। और अगर वो से उसमें चेंजेस आ जाएंगी, ओब्वियसली हमारे एग्रीकल्चर पे बेसिकली प्रेशर पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास यहाँ पे है, उनका भी जो पानी है वो ग्लेशियर मेल्ट की वजह से ही आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और आब हवा में दीगर तब्दीलियाँ सिर्फ कुदरती अमल का नतीजा नहीं, बल्कि इनके लिए हम इंसान भी जिम्मेदार हैं। लेकिन माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की ये यकसान राय है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मौसम पर इंसान को दस्तरस हासिल नहीं है, इतना तो किया जा सकता है कि थजवस और इस जैसे बर्फज़ार जिस रफ्तार से पिघल रहे हैं, इसे कम करने के लिए यहाँ लोगों की आमद को रेगुलेट किया जाए, यानी इसे बाकायदा बनाया जाए। नीज़ इको फ्रेंडली टूरिज़म या ऐसी सयाहत को फ़रोग दिया जाए जो माहौल के लिए बेज़रर हो। सबसे बढ़कर लोगों में इन कुदरती नेमतों और अजायबात या वंडर्स की अहमियत और अफादियत के बारे में अवेयरनेस या आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, VOA इंडिया, सोनमर्ग, कश्मीर।